एक पेशेंट है जिसकी आप डिफिकल्ट इंटुबेशन या डिफिकल्ट एयरवे सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट एयरवे, व्हाट इज डिफिकल्ट एयरवे? सर डिफिकल्ट एयरवे वो होती है कि अगर कोई ट्रेन्ड एनेस्थेटिक 3 दफा में इंटुबेट ना कर पाए या 10 मिनट से ज्यादा लगे इंटुबेशन को। ये सिर्फ इंटुबेशन होती है? नहीं सच, डिफिकल्ट मास वेंटिलेशन भी तो होती है ना जब सर। पास करके पढ़ाना शुरू करें, इसने इतना पढ़ा कि वो पीडीआईसी भी। ठीक है, तो मेरी बात समझ गया ना? तो ये डिफिकल्ट एयरवे मींस डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन एज वेल एज डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी एज वेल एज डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। तीनों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपने, हो सकता है इसकी एक एग्जांपल कोई बता सकता है कि जिसके अंदर लेरिंगोस्कोपी भी हो गई है, मास्क वेंटिलेशन भी हो गई है, लेकिन ट्यूब नहीं डल रही? एक इसकी एक डिजीज होती है जिसकी एग्जांपल है। ट्यूब नहीं डल रही और बाकी मास्क वेंटिलेशन हो गई है, लेरिंगोस्कोपी भी हो गई है, ट्यूब नहीं डल रही। लेकिन ट्यूब, ट्रेकियल पॉलिप हो सकता है। ट्रेकियल पॉलिप, ओके। सब या प्लाटिक हिमेंजियोमा, तो नहीं है सर। सर सब डाउन प्लाटिक सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, बेसिकली इसमें एक्रोमेगैली है, ट्रेकियल, एक्रोमेगैली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक। उसके अंदर मास्क वेंटिलेशन इजी होती है, लेरिंगोस्कोपी भी इजी होती है, ट्यूब स्टक कर रही होती है, और ऑफ कोर्स बाकी चीजें जो आप बता रहे हैं वो भी सही है, सब क्लॉटिक स्टीनोसिस भी सही है। छोटे बच्चे, पीडियाट्रिक एज ग्रुप, लेरिंगोस्कोपी भी हो गई है, फिर भी आपको ट्यूब डालने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज अलाइनमेंट नहीं बन रही होती है। आपको लेरिंगोस्कोपी करके आपको नजर भी आ रहा है और ट्यूब नहीं जा रही होती, कई दफा ऐसा होता है या नहीं होता? जी सर। ठीक है, तो बेसिकली इट्स प्रॉब्लम। तो अब आपको इस डिफिकल्ट एयरवे के ही रेफरेंस से अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब सॉरी मैं ये सवाल को रिफ्रेश करूंगा, हाउ टू टैकल अ डिफिकल्ट एयरवे। अगर आप मास्क वेंटिलेशन पे फोकस करें तो मास्क वेंटिलेशन इंप्रूव करने के क्या क्या तरीकेकार होंगे? सब अप्रोप्रिएट साइज मेक श्योर करना है मास्क का, पोजीशनिंग ऑफ हेड एंड नेक, और अंडर शोल्डर हम पिलो रख सकते हैं, अच्छा, अंडर और शोल्डर एडिक्वेट पोजीशन, रैम्प पोजीशन का नाम सुना है आपने? रैम्प पोजीशनिंग कर सकते हैं, और हम एडिक्वेट हाइट ऑफ द टेबल अकॉर्डिंग टू आवर जॉ ओन। थ्रस्ट और चिन लिफ्ट भी तो कर सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम टंग बैकफॉल कर रही होती है जो जी, हमारे पास डिफिकल्ट जॉ बैग मास थ्रस्ट और वेंटिलेशन चिन नहीं होने लिफ्ट भी देती। होगा। पेशेंट शुड नॉट ओरोफेरिंजियल, बी, patient should not be away from you, ठीक है? Patient should be near to you, patient should be on your height, रैम्प पोजीशन, और उसके बाद फिर आप बाकी और चीजें, अगर ये चीजें फेल होती हैं तो अगले स्टेप में ये जॉ थ्रस्ट चिन लिफ्ट, उसके बाद अगर फेल होती है तो और गिडाल एयरवे रख सकते हैं, सर ओरोफेरिंजियल एयरवे, टू हैंड और टेक्निक। नेजोफेरेंजियल एयरवे कर नेजोफ्रेंजियल एयर, सकते हैं टू। ठीक है, ओरोफ्रेंजियल एयरवे और नेजोफ्रेंजियल एयरवे, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कौन कौन से पेशेंट्स बाय होते हैं आपको मैनुअल, हाँ, बाई मैनुअल वेंटिलेशन भी हो गई, ठीक है। और जो है वो एक ये क्वेश्चन, क्योंकि देखें ये मैं आपको वैसे ही एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ और ये एक दावत भी दे रहा हूँ इस बात की, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे जो मेजोरिटी जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो बैग से वेंटिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली लॉजिकल ये है कि आप वेंटिलेटर से वेंटिलेट करें, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेटर से वेंटिलेट करने में आपकी प्रोग्राम ब्रीदिंग जाती है। जब हम हाथ से वेंटिलेट करते हैं तो हम एयरवे प्रेशर्स को हाथ से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम ज्यादा देंगे या कम देंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे या हाइपो वेंटिलेट करेंगे, और एक्चुअली आपका एक हाथ जाया भी हो जाएगा। तो आप वेंटिलेटर को अगर आपने प्रॉपरली पेशेंट को पोजीशन कर लिया है और आपने प्रॉपरली आपने मास्क से सील बना ली है, तो इट इज बेटर नॉट टू वेंटिलेट विद योर हैंड, टू वेस्ट योर हैंड, यू कैन पुट इट ऑन वेंटिलेटर, उससे प्रोग्राम ब्रीदिंग जाएगी, उससे जो है वो आप जो अगर आप खास तौर पे अगर उस टाइम पे अगर आप प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन कर दें तो आप उसको बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। यू विल बी एग्जैक्टली श्योर कि आप उसको एक्सेसिव एयर में प्रेशर्स नहीं दे रहे। कितने प्रेशर्स तक दे सकते हैं और उससे ऊपर क्या होता है?
20 तक दे सकते हैं ना सर, उससे ऊपर 20 फिर वो लो 15 एसी। बोले तो ज्यादा बेहतर है। 15 to 20 क्या है, ठीक 15 इज अ बेटर आंसर देन 20। बहरहाल वो 15 to 20 किताबों में लिखा हुआ है। 15 मैं तो आई विल वोट फॉर 15। ठीक है, इट इज बेटर टू वेंटिलेट अंडर लो प्रेशर्स, नॉट टू एक्सीड मोर देन 15 to 20। इस तरह जुमला बोल दे तो आप ठीक होगा आंसर। तो आपने उससे कंट्रोल कर ली। ये बहरहाल आप जरूरी नहीं है ये इस बात पे लबैक कहें, लेकिन ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी एडवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शायद ही कोई बंदा ऐसा मिला है कि जो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन करता है नॉर्मल रूटीन में। हम एक तो कैटेगरी वो है लोगों की कि जिनके पास वो वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है जिसमें प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन है, लेकिन ये एक दावत है कि आप प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में आपकी वैसे ही नॉर्मल वेंटिलेशन इज इन अ बेटर वे, ज्यादा बेहतर वेंटिलेट होती है, ज्यादा प्रोटेक्टिव है। यस, आपको अपने अलार्म सेटअप करने हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी टाइडल वेंटिलेशन कम ना हो, सॉरी मिनट वेंटिलेशन, ठीक है ना। अगर आपने मिनट वेंटिलेशन को सही सेट कर दिया है तो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन इज मच मच बेटर। ये एक वैसे ही एक बात आपसे बाय द वे आ गई। अच्छा, अब आ गई मिसाल के तौर पे लेरिंगोस्कोपी। तो लेरिंगोस्कोपी के को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या बातें आप बोल सकते हैं, या कह लें कि आपको ग्लॉटिस को विजुलाइज करने के लिए क्या क्या चीजें आपके पास होंगी, क्या क्या मैन्यूअर्स होंगे जिनसे इम्प्रूव होगा। एक बंदा आंसर करे, कोई एक बंदा वॉलंटियर करे, वो आंसर दे। ठीक है जी, डॉक्टर सुंदर साहब बोलना चाहती हैं? कौन बोलना चाहता है, हैंड रेज कर ले। यस वसीम बताओ। सर क्वेश्चन प्लीज रिपीट करना पड़ेगा। वेरी गुड, ये तो आपने कमाल का काम किया। बजर बता दो, फिर उसके बाद सवाल पूछो भाई कि आप लेरिंगोस्कोपी को इम्प्रूव करने के लिए, या मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन ऑफ कॉर्ड्स को इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके होते हैं जिनके जरिए आप विजुअलाइजेशन ऑफ कॉर्ड्स आपकी इम्प्रूव होगी। सर पोजीशनिंग, ओके, वेरी गुड। पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट, उसको अपनी हाइट के हिसाब से सही हो, रैंप पोजीशन, और आप रैंप पोजीशन में, रैंप रैंप पोजीशनिंग हो। पोजीशन में लेरिंगोस्कोपी कैसे इम्प्रूव होती है? सर उसमें जो एक तो टंग है वो ज्यादा फॉल नहीं करेगी, नहीं, एक मतलब कोई हम और उसको बंदे को, बेटर। नहीं 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 नहीं, ये आंसर नहीं है। आप टेक्निकल आंसर सर दें, मैं आप बताऊं, एफसीपीएस। जी जी बताएं बताएं। सर हम जब रैम लाइन पोजीशन बनाते हैं तो रैम पोजीशन आइडली लंबर स्पाइन से पेशेंट को लिफ्ट करती है और उसकी जो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट है उस पे एक्सटेंशन और सर्वाइकल पे फ्लेक्शन करवाती है। उसके अलावा मेन्यूब्रियम स्टर्नी और मेस्टॉइड प्रोसेस हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सिंगल लाइन पे आ जाते हैं, जिससे जब हम उसको विजुलाइज करते हैं लेरेंजोस्कोपी से तो हमें लेरेंक्स सामने मतलब उसका नजर आता है। आपने इतनी लंबी बात की है, लेकिन अगर एंड पे आप असल बात बता देती तो मैं मुतमईन हो जाता। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं जो गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली आंसर इसका कुछ और है। आपने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही बताई हैं, लेकिन द एक्चुअल इसका आंसर कुछ ओरोफेरेंजियल और और है। लेरेंजियल एक्सिस इन लाइन हो जाते हैं। यस, ये आंसर है। ओरल, फेरेंजियल एंड नेरेंजियल एक्सिस बिकम इन लाइन। ठीक है जी, आईफोन आप यही बता रहे थे? जी सर, मैं यही कहना। जी थैंक यू। ठीक है, तो लंबी कहानी के बजाय टू द पॉइंट आंसर्स की प्रैक्टिस करें। वो आपने जो बातें बताई हैं वो सही बताई हैं आपने, बाय द वे, कि रैम पोजीशन तो करने उसमें से थोड़ा और टाइम कंज्यूम हो जाता है शॉर्ट टेबल में। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। आपने अगर आंसर्स उनके जो उनकी जो की में अगर क्वेश्चंस जो जो हैं वो जब तक आप वो पूछेंगे नहीं वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे फिर। ठीक है सर मैं एक सवाल पूछूं सर इसी कॉन्टेक्स्ट में सर। जी जी जी। जैसे आपने कहा वन लाइनर आंसर कहते हैं कि अलाइनमेंट हो जाती है ओरोफेरेंस एंड लेरेंस की सर, यही यही कहा ना सर, अलाइनमेंट हो जाती है, अलाइंड हो जी जाते हैं जी जी जी। सर। एग्जामिनर बोले बस नहीं हमने ये देखे बात हैं नहीं सर, है। मतलब अब देखो मेरी बात सुनो आप, कई चीजें होती हैं कि कुछ आंसर्स होते हैं टेक्निकल और कुछ आंसर्स होते हैं नॉन सर टेक्निकल। ठीक है, जो इन्होंने सर बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही बताई हैं, वो सारा लेवल पे सर लेके जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन आपने जब मेन बात बता के आप जितना टाइम बच गया उसमें जो मर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश ये ठीक है सर। करें कि कुछ आंसर का एक चंक होता है, जैसे रैम पोजीशन के अंदर विद रेफरेंस टू लेरिंगोस्कोपी आप ये करना चाह रहे हैं, विद रेफरेंस टू जो बाकी बातें हैं ना, एक्चुअली उसका एडवांटेज क्या होता है, वो विद मास्क वेंटिलेशन के रेफरेंस से है। जो हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को हम लेके जाते हैं एंगल ऑफ लुइस पे, और उसके बाद उसका ब्रेस्ट का टिश्यू नीचे की तरफ हो जाएगा ग्रेविटी के तहत,
उसके एब्डोमिनल विजरा उसके नीचे की तरफ जाएंगे, तो एक्चुअली आपकी लेरिंगोस्कोपी का इससे ताल्लुक है भी, लेकिन एक्चुअली आपकी टू स्टार्ट विद आपकी मास्क वेंटिलेशन इंप्रूव करेगी, ठीक है, और और एफआरसी अच्छी बन जाएगी। एफआरसी बेहतर होगी। जो दूसरी बात है, जो सवाल है, ये बातें एक ही, मैं उन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं बताया, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि कुछ सवालों का कुछ चंक होता है, और इतने सालों से इस जलालत में से गुजर के इतना पता लग गया है कि एग्जामिनर कौन से सवाल पे आप उसको बेसिकली चपेड़ मार के चुप करा रहे हैं। मैं गलत लफ्ज बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि एग्जामिनर को अगर आपने कन्विंस कर दिया है कि आप एक सेफ एनेस्थेटिस्ट हैं और आपको कॉन्सेप्ट है, तो आपको एक एक मर्सी आपको मिल जाती है, न्यूट्रल नहीं रहते, वो आपकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, लेरिंगोस्कोपी की बात हो गई, और साथ साथ हम रीजन भी देखते जाते हैं कौन कौन से पेशेंट्स में मास्क वेंटिलेशन मुश्किल होती है। सर जी बताओ। और हम सर इसमें बियर्डेड पेशेंट्स हो या ओबीज पेशेंट्स हो, इडेंटिलस हो, एज मोर देन 55 हो, या हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग हो, और अच्छा, क्या क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप वाले पेशेंट्स में मास्क वेंटिलेशन डिफिकल्ट होगी? जी सर क्लेफ्ट लिप में होगी। कोई और अगर कोई एयरवे की पैथोलॉजी है जिसमें लीक हो रहा है, मास्क सील सही तरह नहीं बन रहा, तो उसके अंदर भी होगी। ये ऑफ कोर्स ये फार्मूला है ओबीज, OBESE, और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो आप उसके हिसाब से जमील, whenever you want to share or add anything, please don't hesitate। ये मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे माशाल्लाह से हार्ड वर्किंग डॉक्टर हैं। अब और कुछ नहीं मैं बोलूंगा, नहीं तो जमील मेरा मजाक उड़ाएगा। जमील इज माय बडी। इज दिस J dot is जमील, am I right? जमील रिकन्फर्म कर दो भाई, कोई और तो नहीं है जे? कोई, मुझे तो एक ही जे का पता है। एनीवेज आई थिंक ही इज बिजी। अच्छा, तो उसके बाद आपकी जो ये फैक्टर्स हैं, और इनको आप फिर आपने ओवरकम कैसे करना है। आप जाहिर बात है जो जो चीजें आप कर सकते हैं, आपने ई डेंचुलस है, आपने एयरवे डाल दें, आप उसको लिफ्ट कर लें, जॉ थ्रस्ट कर लें, चिन लिफ्ट कर लें, ठीक है। और आप एक और भी बात उसमें बोलें जो कि इस पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज क्या नाम है उसका, प्री ऑक्सीजनेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन इफ पॉसिबल, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी डिफिकल्ट एयरवे के अंदर, आप उसकी अगर उसको फुल वाइटल कैपेसिटी ब्रेथ्स, तो आप उस वक्त तो आप दिलवाएंगे, लेकिन अगर उससे पहले वो पेशेंट, आप बोल सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आप अगर ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर कोई रिवर्सिबल कंपोनेंट है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के जरिए, ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी के जरिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी के जरिए, एंटीबायोटिक्स के जरिए, स्टीरॉइड्स के जरिए, बेसिकली यही चीज एग्जैक्टली COPD के रेफरेंस से भी है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर हम कोई रिवर्सिबल कंपोनेंट को बेहतर कर सकें, ताकि हमारा इंडक्शन पे हमारी एयरवे की मैनेजमेंट आसान हो जाए, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर कंपोनेंट है जो कि आप उस वक्त बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ये एक पॉइंट है। ये तो मैं आपको क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस से बता रहा हूँ, वहां पर आपसे बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली सिर्फ यही सवाल पूछा जाए कि हाउ टू मैनेज अ डिफिकल्ट एयरवे। वो कहीं ना कहीं वो सिनेरियो के अंदर कहीं जिक्र आ जाएगा, थायराइड के रेफरेंस से या प्रेग्नेंट पेशेंट के रेफरेंस से, तो आपको इन बातों का सिर्फ जिक्र करना होगा, इतनी डिटेल नहीं जरूरत होगी आमतौर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी अब अगर हम उस पे जाएं कि अब ड्रिल के रेफरेंस से, कि अगर एक पेशेंट को आपने अनएंटिसिपेटेड डिफिकल्ट एयरवे आ गया है, तो हाउ विल यू मैनेज। आपने इंट्यूबेट करने की कोशिश की है और अब आप पहले टाइम में फेल हो गए, व्हाट विल यू डू? So after positioning and manipulation of the airway alignment, हम सेकेंड अटेम्प्ट लेंगे और लेरिंगोस्कोपी का ब्लेड चेंज किया जा सकता है। लेरिंगोस्कोप का मैक्वाई यूज की जा सकती है। सिर्फ मैक्वाई है बस? मतलब अब जो है ना अब बड़ा अब दुनिया जो है वो वीडियो लेरिंगोस्कोप और ग्लाइडोस्कोप पे चली गई है, तो फील फ्री टू टेल, है ना। जी ये सारे जो अल्टरनेटिव एयरवे के इक्विपमेंट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना।
तो आप आपने आपने उसकी पोजीशनिंग इंप्रूव की, आपने उसकी ब्लेड को चेंज किया, आपने आपके पास अगर कोई इंप्रूव्ड गैजेट्स मौजूद हैं तो आप उनको यूज करेंगे। उनसे उनसे भी आप फेल हो गए, व्हाट विल यू डू? सर वी ट्राई टू मेंटेन द ऑक्सीजनेशन, फिर हमारे पास एलएमए का ऑप्शन आ जाता है। अगर 2 अटेम्प्ट्स हमने कर लिए हैं तो यू शुड नॉट मेक मोर देन 2 अटेम्प्ट्स। 2 अटेम्प्ट्स हैं या और 3 उस अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स के अंदर हैं? भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो पता नहीं, हम 10-10 अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपने 3+1 है। ये आईफोन बोलो। 3 सर ये अगर है ना अपना अनएंटिसिपेटेड, यानी कि ऑब्स की हमारी 2 है, 2+1 है, और आम जो जनरल सर्जरी वगैरह है इनकी हमारी 3+1। और ठीक है, उसके बाद आप एलएमए की ट्राई करेंगे। एलएमए से हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब एलएमए आपने डाल दिया, वेंटिलेट हो रहा है, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप? सर वी कैन ट्राई इंट्यूबेटिंग थ्रू द एलएमए, अगर इंट्यूबेटिंग एलएमए, इंट्यूबेटिंग और वी विल रिकंसीडर, और वी विल आल्सो रिकंसीडर कि कितनी अर्जेंसी ऑफ सर्जरी है, और वेरी गुड। विल डिस्कस विद द सर्जन। ठीक है, वो तो उसके अंदर आप बेसिकली अब एक करेंगे। आप अगर एक वो है, क्या उसको कहते हैं, फुल्ली इलेक्टिव सर। अर्जेंट सर्जरी नहीं है, इलेक्टिव सर्जरी है, आपने नहीं उसको करवाना। प्रैक्टिकली देखो हम करवा दें वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो एग्जाम में आपसे इस टाइम पे डिफिकल्ट एयरवे सोसाइटी का एल्गोरिथम पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट है अगर है, तो प्रेग्नेंट पेशेंट इज नॉट अनएंटिसिपेटेड, प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर आप एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट एयरवे कहते हैं। तो आप ये सारी चीजों का आप पहले एक स्टेप आप बेसिकली आगे चले जाते हैं। ठीक है ना? तो उसके अंदर भी आपने 2 चीजों को कंसिडर करना है, फीटल डिस्ट्रेस या कोई भी अर्जेंसी ऑफ सर्जरी, ठीक है, वर्सेस जो है वो एयरवे। ठीक है, तो उसके अंदर आपने उस हिसाब से अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो आप प्रोसीड कर लेंगे, इवन एलएमएस से भी आप प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, और अगर इलेक्टिव सर्जरी है तो आप पेशेंट को अवेक करेंगे और रीजनल की तरफ जाएंगे या ऑल्टरनेटिव वेज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है। वो आपसे ये इसी रेफरेंस से ये आपसे पूछेंगे, अगर फेल्ड हो गया है, ये दोनों चीजें पे भी फेल हो गया है, तो वो कैन नॉट इंटूबेट, कैन नॉट वेंटिलेट का सिनेरियो है, आप इमरजेंसी को एक्टिवेट करेंगे। वहां पर देखें, वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि मुझे डिफिकल्ट एयरवे का एल्गोरिथम बताएं। ठीक है, ये टोक्स के अंदर भी स्टेशन आ सकता है, ये टेबल बाईवे के अंदर भी आ सकता है, ये लॉन्ग केस में भी आ सकता है। डिफिकल्ट एयरवे की मैनेजमेंट में अगर आप लोगों ने कोई गलत बताया ना, तो एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। तो ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एक इसी तरीके से 2-3 एल्गोरिथम्स हैं जो आपको आने चाहिए। एक ट्रिक्योस्टमी ट्यूब ब्लॉक है, उसका एक एल्गोरिथम है। उसके बाद एक आपका लेरिंगोस्पेज्म का एल्गोरिथम है, एक्सटुबेशन का एल्गोरिथम है। ठीक है, तो ये 3-4 एल्गोरिथम्स हैं, वो आप देख ले। उसमें है माइनर डिफरेंस ही होता है, कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एयरवे की मैनेजमेंट इज ब्रेड एंड बटर फॉर एनेस्थेटिस्ट। हमारी हमारी हमारा है ही, हमारा सेलिंग पॉइंट ही यही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, अच्छा इसी को अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे में बढ़ाऊं कि अगर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ये तो था ना कि हम इंटुबेट कर रहे हैं और इंटुबेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम यहीं से चले जाएं, क्या वो बंदा जिसने मेरे से सवाल पूछा था इस वक्त मौजूद है? क्योंकि मुझसे किसी ने सवाल पूछा था जिसका मुझे नाम नहीं पता। इफ दैट ही और शी इज अवेलेबल, जस्ट रेज द हैंड प्लीज। एनीवेज, तो बेसिकली अब इसी को अब आप चले जाएं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी में एयरवे को कैसे मैनेज करेंगे? बच्चा है फॉरेन बॉडी का, उसमें कैसे करेंगे? सर अच्छा, एक सेकंड, इनोवेशन, हम एक सेकंड, आई वांट कि और अगर कोई प्लीज और कोई एग्जाम कैंडिडेट बोलना चाहता है तो क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले बोलने का। प्लीज और कोई बोलना चाहता है? निम्रा, आपने अभी तक नहीं बोला, या जो लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बोलें, क्योंकि बोलेंगे तो उनकी गलतियां निकलेंगी और उनके लिए बेहतर होगा। जी सर, मैं बोलती हूँ, बस मैं थोड़ी सी देर में। ओके, आप अब कोई और बंदा, कोई, ये साइमा महराज, कोयनिटा, ये कौन है ये आप जी लोग? सर। जी जैनब, आप लोगों ने बोला है, मैं चाह रहा हूँ कि जो बाकी लोग नहीं बोल रहे वो भी पार्टिसिपेट करें। जी सर जिया मैं कर आप। लेती हूँ सर। Foreign जी body in the airway depends upon the position of the foreign body.
अगर ठीक तो है oral cavity में सामने सामने है then we can easily remove that foreign body with our middle finger. और if क्या अगर वो क्या बोला है आपने ये सर रिमूव नहीं कर सकते उसको मिडिल फिंगर से? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अमरिन व अतूबु इलैह। आई एम सॉरी, दिस इज एन एब्रप्ट रिस्पांस। ये आपने कहाँ से पढ़ा है बेटा? सर अगर सामने पड़ी हुई है तो won't we remove it? फिंगर स्वैप तो करते ही नहीं है बेटा जी, भूल गए हैं आप शायद। आप हेमलिक मैनूवर का पढ़ लें, एल्गोरिथम क्या है। सर हेमलिक मैनूवर तो अवेक पेशेंट होगा ना, जो अवेक होगा या स्टैंडिंग ब्लाइंड पोजीशन फिंगर में स्वीप होगा। कभी भी नहीं ये करते। तो एनेस्थीसिया। अच्छा ब्लाइंड जी फिंगर ठीक है। स्वीप कभी भी नहीं करते। ये ब्लाइंड फिंगर, मुझे करेक्ट कर दें प्लीज, अगर मेरा कॉन्सेप्ट गलत है तो सर एनीवन हु आप ब्लाइंड सर फिंगर स्वीप बता रहे हैं, ब्लाइंड फिंगर स्वीप नहीं करते? नहीं नहीं सर, अगर सामने सामने बॉडी कोई हाँ जी फॉरेन बॉडी नजर आ रही है ना आपको आंखों से, तो आप उंगली से निकाल सकते हैं। नजर नहीं आ रही तो ब्लाइंड फिंगर स्वीप सर आपने नहीं वही करना, मैं कहना कि if it's कट visible नहीं कर in रही होती front ना। of अगर वो विजिबल है तो उसको रिमूव कर दें। इफ इट्स नॉट तो उसमें तो विजिबल वो बाय कहते हैं कि व्हाट? आप उस विजिबल बाय बाय व्हाट? आर आई, बाय आई। सर लेरिंगोस्कोपी में देखो छोटा बच्चा इफ है, वी कैन रिमूव इट। आप उसकी जी लेरिंगोस्कोपी करेंगे? जी नहीं। नहीं, विजिबल लेरिंगोस्कोपी टू नेक्स्ट आई होगा तब। नहीं, एक सेकंड सॉरी, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में आपने उसको ये इवैल्यूएट करना है कि आपका, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपने जब इंटोबेट करने लगे हैं तब आपको अगर लेरिंगोस्कोपी आपने की है तो आपको हाँ सामने जी नजर आया तो आप रिमूव कर लें। जी लेकिन क्या फॉरेन जी बॉडी की डिस्क्रिप्शन अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक बच्चा है जो उसकी सस्पेक्टेड फॉरेन बॉडी है, तो उसकी मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले ये बात बोलनी चाहिए बेटा। नहीं सर। तो देखो ना, आप बाईपास करके डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी तक पहुंच हाँ गई हो। जी उस बच्चे को हाँ आईवी जी लाइन नहीं है, उस बच्चे का आप क्या हाँ जी रिस्पिरेटरी पैटर्न नहीं देखेंगे? क्या बिल्कुल उसको कोई बिल्कुल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा? क्या आप उसको बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको इमरजेंसी में तो नहीं रिमूव करेंगे ना? आप उसको ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे। ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल होगा सही ना, है सर। विद एनेस्थीसिया जी सर ऑल, क्या नाम है उसका, इवन आपने ईएनटी सर्जन और ट्रिक्योस्टमी के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। क्या ये ब्लॉक नहीं हो सकता पेशेंट एयरवे इसका? जी सर बिल्कुल हो ठीक सकता है, है तो विद ये ईएनटी बातें सर्जरी के पास मैं, आप जी मेरी बात समझ गए हो ना? आपने जी जो बोला है वो जी आपने सर बिल्कुल जी सर बिल्कुल उस जी जी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसलिए कई दफा देखो तरतीब, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और वहां पे बोलना नहीं होता, लेकिन एक्चुअली आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि हर पेशेंट के अंदर इवैल्यूएशन इज द फर्स्ट स्टेप। इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ठीक है ना, कि वी विल जस्ट बिल्कुल इमीडिएटली इवैल्यूएट द पेशेंट, बट इज देयर एनी साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन और नॉट, इफ देयर पेशेंट इज कोलैप्सिंग और नॉट, इज देयर, क्या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के क्या साइन सिम्टम्स होंगे कि कोई पेशेंट बच्चा अगर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होगा तो कैसे पता चलेगा? आप यस सादिया कंटिन्यू करें आप इस आंसर को सर प्लीज। ऑन जी सर सर विजिबली पेशेंट वुड बी इन डिस्ट्रेस विद nasal flaring वेरी suprasternal गुड। and intercostal recessions यस और उसका pattern of breathing would be paradoxical यस, और बहुत ज्यादा और डिस्ट्रेस में फिर होगा, बच्चा बहुत ज्यादा जी क्राई सर कर रहा होगा डिस्ट्रेस ना में यहाँ होगा पे। ठीक है, तो आपको ये जी सारी जी चीजों को इवेलुएट किया आपने। आपने एक टीम डिस्कशन की, वाज प्रोबेबल व्हाट इज द थिंग, अगर कोई ऐसी जो खास तौर पे अगर नोन फॉरेन बॉडी है जो कि स्लिप फर्दर हो सकता है, उसमें आपने मजीद एहतियात करनी। ठीक है, कोई जी अगर जी ऐसा मिसाल के तौर पे कॉइन मुंह में लिया और कॉइन ले जाके फंसा लिया है, तो अब कॉइन अगर उस बच्चे के एयरवे के साइज से बड़ा है तो एक्चुअली इट्स अ सॉर्ट ऑफ सेफ्टी। अगर वो बड़ा कॉइन जी है तो वो तो नहीं जाएगा ना बच्चे के एयरवे के हिसाब से। आप उसको देखेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली इट कैन नॉट ट्रिकल डाउन, यस इट कैन बी इट कैन बी इंजेस्टेड, लेकिन अगर वो एयरवे यस में सर गया है तो वो उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नेचर अगर कोई ऐसी चीज है जो कि ब्रेक हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल या कोई ऐसी जी चीज है सर जिससे कोई केमिकल्स निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है ये आपको पता है, ये आप लोगों की किताबों में लिखा नहीं है, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन पता ही नहीं है। इनहेल्ड बैटरी बैटरी, बैटरी समझ आई? जी सर ये क्या फिर रिपीट कीजिए इनहेल्ड इनहेल्ड बैटरी या इंजेस्टेड बैटरी, अच्छा तो अब जी बैटरी के सर अंदर वो भी केमिकल सर है, इनहेल्ड पीनट भी ना सर वो ऑयल रिलीज करता है सर। ऑयल रिलीज करता है, लेकिन वो तो बहुत ही खतरनाक चीज रिलीज कर रही है ना, वो तो अल्कली रिलीज कर रही है। सर अभी मैंने ना 1 घंटा पहले ना सर ये फॉरेन बॉडी बच्चे की निकलवाई है सर, हाँ बैटरी हाँ थी हाँ और एक्सरे पे ये कंफर्म था इट वाज इन द एसोफेगस सर। तो मैं हाँ हाँ कंफर्टेबल था कि मैं इसको आराम से ट्यूब डालूंगा, साइज छोटे की ट्यूब डाली थी क्योंकि हम्म, उसने सर ऐसा ये डालना था सर, ब्रोंकोस्कोप हम्म, वगैरह सब करना था। हम्म, बट वो बैटरी जब निकाली ना सर, जैसे आप कह रहे हैं वो हम्म, ब्लैक हो चुकी थी 1.5 घंटे में सर, वो उसमें से केमिकल निकल चुका था सर। ठीक तो है, फिर बात ईएनटी समझ आई सर्जन है। ने ना एनजीटी हम्म, सर।
नहीं सही कह रहे हो। अब यही बात मैं बेसिकली हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि वहां पर आपने इन बातों को, ये किताबों में नहीं लिखी मिलेंगी आपको बातें, ये याद रखें बात। ये बातें आपको डिस्कशन करके ही ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप फॉरेन बॉडी में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हिस्ट्री इवैल्यूएशन, एंड देन टीम प्लान, एंड देन प्रोसीड टू ओआर। लेकिन बात यह है कि आप बच्चे को आईवी लाइन लेने के चक्रों में आप उसको रुलाएंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर वो बच्चा ज्यादा ट्राई करेगा तो वो फॉरेन बॉडी डिसलॉज होने का ज्यादा खतरा होगा। एक रोल होगा। दूसरी बात ये है कि यू विल ट्राई टू अवॉइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से वो मजीद पुश हो सकता है। तो ये दो बातों का आपने ध्यान रखना है इस चीज में। इनहेलेशनल इंडक्शन आप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप आईवी लाइन ट्राई करेंगे, उससे पहले आप आईवी लाइन ट्राई नहीं करेंगे। हाँ, आप इंट्रामस्कुलर केटामीन का जिक्र कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर केटामीन का आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा फिर अगले स्टेप में क्या बात होगी? अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे वो ब्रोंकोस्कोप फॉरेन बॉडी में है और अब सर्जन ने ब्रोंकोस्कोप डाला है पहले, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपिक रिमूवल करने की कोशिश की है बिफोर इंटुबेशन, क्या इज इट पॉसिबल या नहीं? यस सर, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो अब ब्रोंकोस्कोप आपने डाला है उन्होंने, तो आप उसके ब्रोंकोस्कोप के पोर्ट के साथ आप अटैच कर दोगे, ठीक है। आप उसके साथ उसको कोशिश आपकी इसमें ये होगी कि अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन पे रहता है, आपने उसको कुछ आईवी लाइन आपको मिल गई है, आपने उसके रिफ्लेक्सेस को ब्लंट कर दिया है, आप उसमें जो है, तो उसमें एडवांटेज ये होगा कि पेशेंट को जब तक फॉरेन बॉडी मिलता नहीं है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ना करें तो इट इज अ बेटर चॉइस, ठीक है ना। लेकिन अदरवाइज वो दूसरी ऑप्शन भी हो सकती है कि आपने स्मॉल साइज की आपने ट्यूब डाल दी है और अब उसके साथ ब्रोंकोस्कोप जा रहा है। तो ये आपने बोलना है कि इट विल बी अ थॉरो डिस्कशन, टीम डिस्कशन, कि व्हाट इज द प्लान ऑफ सर्जन, व्हाट इज द, लेकिन सेफ ये है जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपस की बात है, अभी जिस बात पे मैंने पॉइंट आउट करके हल्ला मचाया है ना, ये मैंने खुद किया हुआ है कई दफा, कि होता ये है कि लेरिंगोस्कोप जब डालते हैं तो अक्सर सामने नजर आता है और आप निकाल लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर गलत है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तरतीब चलना जरूरी होती है। प्रैक्टिकली हम बहुत काम करते हैं कि जो हम एक्सपीरियंस के साथ हम बाइक रूल्स को और सेफ्टी को बाईपास करके कर रहे होते हैं अपने शोल्डर पे लेके बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट है जो आपने हाईलाइट करना है। और उसके अंदर एक दो बातें और रह गई थी, और इसमें कोई ऐड करना चाहता है फॉरेन बॉडी में? सर जैसे आपने कहा लेरेंजोस्कोपी का सर, हेलो सर आवाज आ रही है सर? जी 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 जी। इफ सर पेशेंट इज मेंटेनिंग सैचुरेशन, जैसे आज मेरा पहला सवाल था यार, पेशेंट कंफर्टेबल है, सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट, मैंने उससे फोन पे ही पूछा जब तक मैं पहुंचूं सर, उसने कहा सर पेशेंट कंफर्टेबल है। अगला सवाल मेरा था एक्सरे हुआ है, उसने कहा जी सर। मैंने कहा एक्सरे पे उसकी पोजीशन क्या है? फिर मैंने सर ईएनटी सर्जन को कॉल की, सर इसकी पोजीशन इधर है। तो सर अगर पोजीशन ऐसी है कि हम लेरेंजोस्कोपी पे ऑन इनहेलेशनल इंडक्शन निकाल सकते हैं, तो ये बंदा कहे कि हम सर्जन से पहले डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ द फॉरेन बॉडी। देखो एग्जाम में आपको हीरो बनने की वासिफ जरूरत है। मैंने आपको बताया ना कि ये फॉरेन बॉडी का जो केस है ना, ये एग्जाम में आपको फेल, मैं एक दफा अल्लाह के फजल से नॉट फॉरेन बॉडी, लेजर के केस के अंदर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया कि मैं बगैर इंट्यूबेशन के लेजर सर्जरी करवा दी मैंने, और मैं अल्लाह के फजल से फेल हो गया, ठीक है। तो याद रखें कि एयरवे की जो मैनेजमेंट है ना, उसमें प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो चीजें हैं वो, और जो वहां पर सेफ्टी की जो चीजें हैं वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको जरूरत ही नहीं है कि आप ये बात बोलें, आप क्यों बोलना क्यों चाह रहे हैं? आपकी प्रायोरिटी जो है वो एयरवे को सिक्योर करना है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आप उसमें ये सारी बातें बोल दें कि यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी एयरवे कैटास्ट्रोफी। इवन आपको उसकी अप्रोप्रिएट साइज की ट्रिकोस्टमी के रेफरेंस से भी आप रेडी होना चाहिए, ठीक है। सर इस केस में हम पोस्ट ऑप का कुछ कह सकते हैं कि पोस्ट ऑप में या नेबुलाइजेशंस या ब्रोंकोडाइलेटर थेरेपी या कुछ ऐड कर सकते हैं साथ में या नहीं? ब्रोंकोडाइलेटर थेरेपी से क्या होगा? और एनजी सर, एक सेकंड उनको बोलने दे प्लीज। आपके पॉइंट बिल्कुल सही है सुंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेहतर करें
इसके अंदर एक्चुअली फॉरेन बॉडी जब रिमूव करते हैं ना, तो वो उसके बाद एक चेक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ठीक है। जब फॉरेन बॉडी रिमूव हो गया है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ब्रोंकोस्कोप से फॉरेन बॉडी को रिमूव कर लिया है। तो नाउ इफ दे आर प्लानिंग टू डू अ चेक विद फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप, तो आप उसको एंडोट्रेकियल इंटुबेशन कर दें, एंड देन दे कैन हैव अ लुक ऑन द रेस्ट ऑफ द एयरवे, ठीक है। एक ये बात होती है। दूसरे इसके अंदर आप लाइडोकेन चेक एक्सरे कह सकते हैं सर, चेक एक्सरे कह सकते हैं सर पोस्ट ऑफ या नहीं सर? बिल्कुल चेस्ट एक्सरे बिल्कुल बोलना है, चेस्ट एक्सरे बोलना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो देखें, उसके अंदर कफ हो रही होती है बहुत ज्यादा, जो बच्चा जब अवेक होता है ना, तो इसमें कफ, और जो इन्होंने बोला है ना ब्रोंकोडायलेटर्स, ये बिल्कुल बिल्कुल रेलेवेंट चीज है, क्योंकि ये जब आप एयरवे मैनिपुलेशन कर रहे हैं और अक्सर कंडीशन में आपने मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया हुआ पहले, तो इसके अंदर यस एयरवे रिफ्लेक्सेस आने के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है ना। सर इसमें एक ये पॉइंट भी हम मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, जैसे आपने बताया कि ओआर शिफ्ट करेंगे, कैनुलेशन अटेम्प्ट करेंगे, और सर्जिकल टीम और ईएनटी टीम, ट्रेकियोस्टोमी टीम, ये सारा रेडी करके रखेंगे इमरजेंसी के तौर पे। तो पेशेंट तो इमरजेंट सर्जरी है, इसमें तो पेशेंट को हम फुल स्टमक कंसिडर करेंगे। फुल स्टमक इसमें फिर कंसिडर इनहेलेशन, यस सर, तो क्योंकि फॉरेन बॉडी इनहेलेशन है, तो सर ये लास्ट टाइम अभी इस बार मेरे वाइफ ने मुझसे पूछा था, तो फिर मैंने उनको बताया कि इमरजेंट नेचर है, तो फुल स्टमक कंसिडर करेंगे, और सेकेंडली हम इसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को अवॉइड करते हैं। थर्ड, जो मैंने आज के डिस्कशन से जो बात सीखी वो ये है कि कैनुलेशन के अटेम्प्ट के दौरान पेशेंट को ज्यादा क्राई नहीं करवाना, क्योंकि उसमें भी डिसलॉज करने का चांस है। एनीवन वांट्स टू ऐड? तो इसमें अगर हम ऐसे करें कि शुरू में प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन से हम अगर इसका स्टार्ट करेंगे एपीएलएस गाइडलाइंस के मुताबिक, हम जो असेसमेंट करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट ऑफ ब्रीथिंग उसकी कैसी है, मतलब उसका रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, एडिड साउंड सेशंस और एक्सेसिव मसल्स का यूज और फ्लेयरिंग वगैरह, फ्लेयरिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स। फिर उसके बाद एफिकेसी ऑफ ब्रीदिंग, मतलब चेस्ट एक्सपेंशन है कि नहीं है, एब्डोमिनल एक्सपेंशन, आस्कल्टेशन पे आपको ब्रेथ साउंड्स कैसी मिल रही हैं, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, और एफिकेसी ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह, और इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर ऑन अदर सिस्टम जैसे हार्ट रेट, स्किन कलर, मेंटल स्टेटस कैसा है। ये सारे करने के बाद और फिर उसके बाद गोल्डन रूल मिलता है कि जिसमें हमने अवॉइड अपसेटिंग द चाइल्ड, हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें चाइल्ड को अपसेट करें और उससे जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो वर्स हो जाए। जैसे आपने पेरेंट्स से उसको अलग नहीं करना, फिर कोई टंग डिप्रेसर कुछ ऐसी चीज नहीं करनी, कोई आईवी अटेम्प्ट नहीं करनी, एक्सरे इमेजिंग की तरफ नहीं लेके जाना, कोई फेस मास्क और इस तरह की चीजें, ठीक है। ये करने के बाद में आप जो आप बता रहे हैं इसका भी अगर हेमलिक मैनूवर अगर किया जा सकता है, उसकी कॉन्शियस लेवल ठीक है और वो सारी चीजें ठीक है, तो हेमलिक मैनूवर किया जा सकता है थोड़े से बड़े चाइल्ड में। और बच्चों में आप उसको कफ को इनकरेज करते हैं उनको, और उनकी बैक पे जो इन बिटवीन द शोल्डर्स टैप करते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, वो तो थ्रस्ट होती है ना, वो बच्चे छोटे बच्चों में तो वो हाथ पे रख के बच्चों में करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इसके अंदर डिस्कशन और आप व्हाट यू आर टेलिंग, आप उसको जिस तरतीब से बता रहे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है सर। लेकिन ये जो बच्चा हॉस्पिटल में आ गया होता है ना, ये जो हेमलिक मैनोवर और ये थर्स्ट बैक थर्स्ट जो है, ये इमीडिएटली मैनोवर्स होते हैं, ये मतलब 1-2 घंटे के बाद इनका कोई रोल नहीं है नहीं इसमें। आप सही आप कह रही कुछ है। मैं देखें, ये तो बिल्कुल चोकिंग साइन के लिए है ना, ये तो उस वक्त है जब चोक हो रहा है। जी सर। और सर एक और बात कि हम सर्जन से पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर वो मतलब यूजुअली अक्सर ये भी होता है कि फॉरेन बॉडी इनहेलेशन होती है, लेकिन वो हमें टाइम देता है कि कुछ एनपीओ कंप्लीट हो जाए, मतलब बच्चा इतना डिस्ट्रेस नहीं होता, और हम एनपीओ कंप्लीट करवाते भी हैं कि जितना मतलब अगर टाइम है और बच्चा स्टेबल है, सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, तो इसका हम प्रेफर यही करते हैं कि एनपीओ कंप्लीट हो, उसके बाद वो डिपेंड करता है कि उसने फॉरेन बॉडी है कौन सी, उसने इनहेल क्या किया हो, अगर बैटरी है या पी है। यहाँ पर भी नेचर भी आ जाएगी, और यहाँ पर आप उसका इसको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, ये सर्जिकल डिसीजन है। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, यू नो डॉक्टर, इज दिस एमन इब्राहिम, कैन यू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज और शुड आई कन्वर्ट द कन्वर्सेशन इन इंग्लिश?
I apologize because actually this link was sent to some people who are preparing for our exam back in Pakistan. Who is this Ayman Ibrahim? Can you hear me though, Mr. Ayman Ibrahim? ओके, आई थिंक हम प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये लिंक सिर्फ आप लोगों को भेजा था, अगर इसमें किसी ने ज्वाइन किया। एनीवेज, आपको मेरी बात समझ आ गई। देखें, ये एक ओपन एंडेड आंसर है, इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन आप सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, तरतीब रखें और गैर जरूरी बातें ना करें, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, आपने जो इवैल्यूएशन का जब आप बोल रहे हैं और बाकी सारी चीजें दे रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर खुद ब खुद शेप अप होना शुरू हो जाएगा। वो है ना सेंटर में। जी, अच्छा, ओके। और इसमें कोई चीज ऐड करनी है या कोई और सवाल? क्योंकि बेसिकली ये डिफिकल्ट एयरवे के प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक थायराइड का केस होगा जिसके अंदर डिफिकल्ट इंटुबेशन होती है। थायराइड के अंदर इन बातों के अलावा आपने जहन में रखना है बात कि जो ट्रिकियल कंप्रेशन जो है ना, वो इनिशियल भी हो सकता है। जब आपका लार्ज थायराइड है ना, तो उसके अंदर आपने जब इनहेलेशनल इंडक्शन किया है तो उसी में पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास रिजिड ब्रोंकोस्कोप होनी चाहिए। आप पेशेंट को लैटरल कर देंगे या फिर आप रिवर्स सैलिक मैन्यूवर करके उसको उठा लेंगे। और इससे भी पहले ये उस सिचुएशन में है कि जब आपने ये काम कर दिया है। अदरवाइज इसका सेफ आंसर ये है कि यू विल नॉट चांस एंड टेक अ चांस एंड यू विल गो फॉर अवेक फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपसे इसमें कोई चीज पूछना चाहे कि नहीं अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं हो सकता या नहीं हो रहा, तो आपने कहना है कि इट विल नॉट बी अ सेफ, यू विल बी कन्विंसिंग द पेशेंट एंड देन यू कैन प्रोसीड, ठीक है। अदरवाइज ये सेकंड स्टेप पे ये चीज है। जी गोहर, आप और जिया क्या सवाल है आपका? सर, मैं पूछना चाह रही थी कि जो हमारे पास थायराइड का पेशेंट आता है उसमें हम पेशेंट की ट्रिक्योस्टमी तो नहीं कर सकते, तो उसमें भी फिर हमारे पास रेस्क्यू क्या चीज होती है, मतलब उसमें मोड कोई ऑफ रेस्क्यू, मुझे इंट्यूबेशन क्या इस क्या सवाल बता का सकते हैं? इसका गोहर मुझे इस सवाल का कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखें बात आप कि एग्जाम में आपने एग्जामिनर को ये कहना है कि अवेक फाइबर ऑप्टिक, इफ यू हैव एनी डाउट, बिकॉज यू कैन नॉट इवन डू ट्रिक्योस्टमी, देयर इज नो रेस्क्यू, पेशेंट विल डाई, यू विल फेस अ कैन नॉट इंटुबेट, कैन नॉट वेंटिलेट सिचुएशन। तो अगर आपने उनको ये बता दिया है ना, तो मेरे ख्याल दैट विल बी इनफ, ठीक है। सर, दूसरा ये कि आर्टिकल जो है उसका एनेस्थीसिया का, उसमें थायराइड वाला, उसमें लिखा हुआ है कि हम उसकी इनहेलेशनल इंडक्शन कर सकते हैं, फिर उसके अलावा उसको ज़ाइलोकेन का स्प्रे देके उसको इंट्यूबेट करेंगे व्हाइल ही स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग। यस, तो तो यही ये यही बात ऑप्शन भी देखिए, हम उनको फॉरेन बता बॉडी में भी सकते यही हैं। ऑप्शन है, आपने उसको इनहेलेशनल सर, इंडक्शन फॉरेन करनी बॉडी है। के दो जो है वो है, एक तो ये कि फॉरेन बॉडी कहाँ लोकेटेड है उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर फॉरेन बॉडी आपकी सुप्राग्लॉटिक है या ग्लॉटिक है, तो उसमें आप पेशेंट की स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन मेंटेन रखेंगे, उसको सिर्फ इनहेलेशनल देंगे और ब्रोंकोस्कोप से उसको रिमूव कर लेंगे। लेकिन अगर वो सब ग्लॉटिक पड़ी हुई है तो देन यू विल गो फॉर इंट्यूबेशन। आप अवॉइड और उसके अंदर फिर आप उसको फाइब्रो ऑप्टिक डाल के तो फिर उसको रिमूव करेंगे। नहीं, ठीक आप कह रही, देखो मेरी बात मैंने तो सुनो, मैं ये पढ़ा है। इसमें बिल्कुल आपने सही पढ़ा। इसमें बॉटम लाइन याद रखें कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने से कंप्लीट इनकम्प्लीट जो है ना वो कंप्लीट हो सकती है। इसका ट्यूटोरियल सर, इन लेकिन फॉरेन बॉडी का बहुत अच्छा है। जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं फॉर सब ग्लॉटिक जो हमारे पास वो है, उसमें टाइम ज्यादा भी लग सकता है और हमें लोकेशन नहीं पता होती एग्जैक्टली कि वो कहाँ पे पड़ी हुई है फॉरेन बॉडी। अगर उसने जिस तरह पिनेट वगैरह इनहेल कर लिए कुछ इस तरह से, तो उसमें तो उसको बेशक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेट हमें करना पड़ता है। फिर हम उसको क्या क्या शॉर्ट टाइडल ब्रेथ्स देते, स्मॉल टाइडल ब्रेथ्स देते हैं, किस मेरी तरह मेरी से बात करते हैं, या सुन कोई पीड्स मेरी वाला बात है सुनो, तो आप वो देखो, मैं बताएं। आपको बता रहा हूँ ना कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब आप इस वक्त एनेस्थीसिया दे के नहीं दिखा रहे उनको, ठीक है। आपने तो सिर्फ उनको एक सेफ्टी प्रोफाइल बताना है ना, तो इससे ज्यादा आपको मजीद घड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप उनको यहीं तक बताएं कि क्योंकि इसमें जब सब ग्लॉटिक है तो इसके अंदर भी वो जाके क्या किराए आगे जाके फंस नहीं सकता, इट विल बी लेस प्रॉब्लमेटिक, लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम तो होती है ना इसमें भी। तो आप उसमें ये करेंगे कि आप उसमें जो है वो ये एक बेसिकली देखो, इसका एक सिंगल वर्ड आंसर नहीं है, आपके जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसके अंदर आपने यही अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अब रेस्क्यू हो
तो रेस्क्यू में तो बल्कि इस इवन आपको मैं बताता हूँ कि अगर ड्यूरिंग एयरवे मैनिपुलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशनल रिडक्शन, अगर वो जो है वो इनकम्प्लीट कंप्लीट हो गई है, तो एक्चुअली तो अगर आपको नजर आ रहा है तो आप उसको फर्दर पुश करने की कोशिश करेंगे अगर विड्रॉ नहीं हो रहा वो, समझ आई, ताकि उसकी मेन एयरवे से वो निकल के कहीं साइड पे चला जाए और बाद में आप उसको निकाल लें। ठीक है, समझ आ गई बात? सर मेरा एक सर ये क्वेश्चन है। हम जो डिसीजन है वी विल नॉट लीव इट टू द ईएनटी सर्जन और ईएनटी स्पेशलिस्ट जो कि वो काम कर रहा है। यही तो मैं आपको ये बता रहा इसमें हूँ कि हमें टांग अड़ाने की जरूरत ही क्या है कि हमने फॉरेन हमें बॉडी अब टांग पुश अड़ाने की करनी है या जरूरत ही बाहर नहीं है ना, मैं निकालनी है। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि हम तो इतना उसको टेबल सिर्फ बाइबल में बेटा, इनहेलेशनल इंडक्शन देके स्पॉन्टेनियस पे मेंटेन करेंगे। यस, इससे ज्यादा आपको एग्जाम के लिए रौला डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आपसे इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। जी सर थायराइड में अगर हम इस तरह बोलें कि हम मतलब इंडक्शन एजेंट दे के लेरिंगोस्कोपी करेंगे और अगर मुझे वो इजी लग रहा है, यानी कि कुमाकलियन व्यू उसका देख लेंगे, इजी लग रहा है तो मैं उसे ट्यूब डाल सकता हूँ। अच्छा, उसकी बेसिस पे आप डायग्नोसिस ऐसे इस बता पे सकते हैं हमारा ना मतलब। आज से 1 साल पहले एक लड़का हमारे साथ होता था, मेरे साथ, वो उस पे ना एक जुमला बोलता था कि ये अगर जुमला बोला तो 15,000 रुपए दोबारा से जमा करा दें। तो ये जुमला अगर आपने अच्छा थायराइड में बोल दिया कि इंडक्शन एजेंट दे के और आप उसकी लेरिंगोस्कोपी की तरफ जाएंगे तो आप फेल हो गए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपने ये बात कभी नहीं कहनी है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है ना, आप क्यों 15 आंसर आप याद करना चाह रहे हैं? आपको एक सेफ आंसर है कि जी इफ यू हैव एनी डाउट इट इज बेटर टू प्लान अवेक फाइबर ऑप्टिक। अगर अवेक फाइबर ऑप्टिक से नेक्स्ट स्टेप पे इनहेलेशनल इंडक्शन विद प्रिजर्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन and then do check laryngoscopy, and if you are able to visualize then you can give induction agent and even muscle relaxant। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी ज़हन में रखें बात कि इसमें भी आप फंस सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा है कि उसको पहले इंडक्शन एजेंट देंगे और उसके बाद उसको देखेंगे, इंडक्शन एजेंट देने के बाद ही एयरवे कोलैप्स हो सकता है। कैन नॉट इंटूबेट, कैन नॉट वेंटिलेट सिचुएशन कैन अकर इवन आफ्टर गिविंग इंडक्शन एजेंट। तो आपने इंडक्शन एजेंट दे के इंतजार नहीं। सर हमें इनहेलेशनल देने के बाद भी चेक लेरेंजोस्कोपी करने के बाद उसको मसल रिलैक्सेंट नहीं देंगे अनटिल अनलेस हमारी ट्यूब इन सीचू हो जाती है, क्योंकि पेशेंट का एयरवे कोलैप्स कर सकता है जो एयरवे कि कोलैप्स कर सकता है। ठीक है ना, सॉफ्ट मैंने टिश्यू यही बात बोली है किया हुआ है। जो आप इसीलिए इसके लिए अच्छा आप सर, जुमला बोल दो दूसरी एक कंसिडर, और बात ये यू कैन कंसिडर। ये इसमें अगर एक आप और बात बोलेंगे ना सर, कि ट्रेक्योमलेशिया जो है सर ट्रेक्योमलेशिया जो है वो सिर्फ हमारे पास पोस्ट ऑप पीरियड में ही होगा जब ट्रेकिया की सपोर्ट खत्म होगी, वो हमारे पास प्री ऑप तो ट्रेक्योमलेशिया नहीं हो सकता ना। देखो प्री ऑपरेटिवली जो ऑब्स्ट्रक्शन की होते हैं, जो स्नोरिंग के साइन होते हैं, जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साइन होते हैं, जो जी पेशेंट जी को जी जी डिस्निया जी होता है, वो जी इसी वजह से हो रहा होता है ना। जी सर, देखो जी सर। मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को ना 4 मिनट के वाईफाई के बारे में बता रहा हूँ कि वहां पर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं 18 साल से मैं एनेस्थीसिया कर रहा हूँ ना, मैंने कभी इत्तफाक है मैंने कभी आज तक अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं की। ठीक है, मैंने आज तक अभी जिंदगी में अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं की। 18 साल से मैं हर तरह के केसेस करवा रहा हूँ। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग वहां तक नहीं पहुंचता बंदा, लेकिन एग्जाम के अंदर एक थोड़ी सी देर के लिए आपको एक परियों की दुनिया में जाना है आपने। ठीक है ना, तो परियों की दुनिया में आप वो बातें करेंगे जो जी जी थोड़ा सा डिफरेंट है इससे कि फर्स्ट करें आप स्ट्रैबिस्मस की सर्जरी करवा रहे हैं, स्क्विंट सर्जरी हो रही है, ठीक है, और उसमें आपने ब्लॉक लगाया, ब्लॉक लगाने से आपको वो इंट्राथिकल उसके मतलब हाई स्पाइनल या जो टोटल स्पाइनल के साइंस आ रहे हैं, आपने पेशेंट को मैनेज किया सब कुछ करने के बाद वुड यू ऑप्ट फॉर सर्जरी और नॉट? स्ट्रैबिस्मस सर्जरी जो है वो स्क्विंट तो इलेक्टिव इमरजेंसी है। सर्जरी है, इसको हम पोस्टपोन भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल आप पोस्टपोन पोस्टपोन करेंगे कि सर्जरी पे जाएंगे? ये हम मॉक एग्जाम में गए थे तो एक हमारे दोस्त से ये क्वेश्चन किया गया। आप उनसे कहें कि वी विल आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट। आपको कोई एक आपसे कोई स्टाम्प पे साइन थोड़ी करवा रहा है, समझ आई? आपने वहां पर कोई भी अनसेफ बात नहीं करनी। ये जुमला जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये आप बोल के तजुर्बा कर ले, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस बात पे कोई आपको फेल नहीं कर सकता। रिस्क वर्सेस बेनिफिट, दिस इज इलेक्टिव स्टेज, वी विल डिस्कस विद द सर्जन, देयर इज नो अर्जेंसी टू प्रोसीड विद द सर्जरी, इट इज बेटर टू अवेकन द पेशेंट और स्टेबलाइज द पेशेंट। ठीक है ना, शुड नॉट प्रोसीड विद द इलेक्टिव सर्जरी, ये जनरल रूल है।
ठीक है। सही है। अच्छा, तो ये थायराइड के रेफरेंस से ये 3 4 5 बातें हैं। और कौन सा केस होता है जिसमें डिफिकल्ट इंटुबेशन होती है? जो बच्चों की कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं, उनके अंदर भी आपने यही बात बोलनी है। पिछली दफा में एक हमारा दोस्त था लड़का, उसको एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि उसने ये बोल दिया था कि ये जो होती है क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटुबेशन होती है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी आपने नहीं बोलना। इसके अंदर आप डिफिकल्ट सस्पेक्ट करेंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें तो मास्क वेंटिलेशन ही नहीं होगी। क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप वेंटिलेट कैसे करेंगे बच्चे को? कोई तरीका है वेंटिलेट करने का? गॉस पीस रख के सर। नहीं, वो तो ये इंट्यूबेशन होती है ना, गॉस पीस उसने रख भी के। उसने भी यही बात बताई थी और वो दोबारा उसने 15,000 रुपए जमा कराए थे। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी nasal है। अगर airway आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल बात पैसों की भी नहीं होती, बात जलील होने की होती है। जो 6 महीने इंसान जलील होता रहता है ना सारी दुनिया के सामने, एक अपना मुंह छुपाता रहता है, वो बहुत तकलीफदेह चीज होती है। ठीक है, या तो ये ज़हन में रखें कि इन बातों को आपने बहुत ध्यान से बताना है। तो ये इसके अंदर भी आप गॉस पीस रख के तो आप वेंटिलेशन में थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है, या लेकिन फिर भी ये बातें आपने ये करके ये कह के आपने कहना है कि दिस इट विल बी अ चैलेंजिंग एयरवे। उसमें लेरिंगोस्कोपी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मास्क वेंटिलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट और कौन सी होती हैं? प्रेग्नेंट पेशेंट का हमने जिक्र कर लिया है, थायराइड का हमने सर जिक्र कर लिया है। ओबेसिटी में, ओबीस पेशेंट में कुछ ओबीस ऐसे। पेशेंट में रैम जी पोजीशन, सर। अवेक फाइबर ऑप्टिक, प्री ऑक्सीजनेशन, ये 4-5 बातें आपने मिस नहीं करनी। ठीक है, रैम पोजीशन आपका हमेशा रेस्क्यू करेगा आगे। रैम पोजीशन के लिए स्पेशल पिलो होती है, उसका नाम ऑक्सफोर्ड पिलो होता है। आप लोग उसकी तस्वीर देख लीजिएगा फिर इंटरनेट पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल एयरवे की रेफरेंस से इतनी बात काफ़ी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और ये सारे जो देखिए मेरा जो है आप लोगों को ये टाइम देने का मकसद ये है कि आप लोग फेलियर पॉइंट से बचें। देखें एग्जाम के अंदर उनके पास की होगी, वो की में हो सकता है आपसे ज़्यादा सवाल पूछे, लेकिन वो फेल और पास जो है ना वो इम्पोर्टेंट सेफ्टी के पॉइंट्स पे होता है। मैं आपको तरतीब भी करेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, इस पे आपको कोई फेल नहीं करेगा। अगर आप बेतरतीब भी बता देंगे ना आप पास हो जाएंगे। और सिंपल सर बात एक ये है सवाल कि है सर। जी कोशिश ये करें कि बिला वजह का कट्टे ना खोले वहां पे। ठीक है जी, जी वासिफ। सर एक कंफ्यूजन होती है मुझे सर कि जी जी एमएस का पेशेंट है सर, उसमें हम कहते हैं आफ्टर लोड इंक्रीज रहे, एसवीआर मेंटेन रहे सर, अब या आप और इंक्रीज रहे। एक सेकंड यहीं पे एक बात पॉइंट नोट करने चाह रहा हूँ। खुदा के लिए वाइवे में एब्रिविएशन ना बोलो। अब एमएस जो है वो ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या या माइट्रल 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 स्टेनोसिस है। स्टीनोसिस है जिसमें सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस हमने सर ज्यादा रखनी होती है सर, या आफ्टर ज्यादा लोड रखनी इंक्रीज होती है रखना होता ताकि मरीज का हार्ट फेल हो जाए। ठीक है, है सर। ये जुमला नहीं है मेंटेन बेटा, रखनी ये आपने मेंटेन मतलब रखनी है, मेंटेन रखनी डोंट। होती है, मेंटेन करनी होती है। मेंटेन रखनी होती है मेंटेन सर। तो उसमें सर जो ट्रीटमेंट में फिर आते हैं डायूरेटिक्स देते हैं सर, उसकी ट्रीटमेंट है वो फिर सर आफ्टर लोड पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये मुझे कंफ्यूजन है सर। डायूरेटिक्स का आफ्टर लोड पे कैसे इफेक्ट होगा? मतलब बॉडी से अगर वो फ्लूइड ज्यादा जा रहा है सर, पहले उसमें हम मतलब उसकी जो मेन 4 चीजें होती हैं कि मेंटेन आफ्टर लोड, मेंटेन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम सर, फिर हम मेंटेन, डायूरेटिक्स भी उसकी ट्रीटमेंट में। देखो वो किस वजह से होता है, आफ्टर जरा लोड सोच ना के मुझे बता। एसवीआर पे होता है। आफ्टर लोड एसवीआर पे होता है। प्री लोड जो होता है वो वास्कुलर वॉल्यूम पे होता है। इसके अंदर ये जिसको कहते हैं ना, ना छेड़ मलंगानू है पै जान के टंगानू। ये मरीज जो है सर वॉल्यूम अगर उसका बहुत ज्यादा हो गया है तो भी वो नहीं टॉलरेट कर सकता ना। अगर उसकी वीनस रिटर्न उसका ज्यादा आ गया है तो क्या ये टॉलरेट करेगा? नहीं टॉलरेट करेगा, नहीं सर। सर पल्मोनरी एडिमा में चला जाएगा। नॉर्मोबुलीमिया रखते हैं ना सर हम, नॉर्मोबुलीमिया। नॉर्मोवोलीमिया रखते हैं। तो एक्चुअली डायूरेटिक्स जो होते हैं वो देने की एक तो हार्ट फेलियर के रेफरेंस दिए जाते हैं और ओवरलोड में ना जाए पेशेंट, इसलिए दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और खुदा के लिए ज्यादा ना बोलना, मेंटेन का लफ्ज बोलना। ठीक है जो सर उसका मकसद, क्योंकि अगर एसवीआर बढ़ गई तो कार्डिक आउटपुट, वो तो बेचारा सिस्टम बड़ी मुश्किल से चल रहा है। सर ठीक है, उसको आपने मेंटेन रखना होता है। ठीक मेंटेन है, सर।
चले इंशाल्लाह जिंदगी बखैर फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों के सर आने के सर वेलवेलर डिजीजेज पे एक टॉक रख लें। जी जी वॉल्वुलर डिजीज पे आप एक काम कीजिए कि आप जो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं उनको सुने। उनमें मैंने एक दफा नहीं मेरे ख्याल 10-10 दफा डिस्कस किया हुआ है। आप सुने, अगर और कोई सर बात समझ ना आए जी सर वो फिजिक्स लाइव का ज्यादा बेहतर रहता है, रिकॉर्डिंग सुनने का उतना अच्छा नहीं आता। जी जी मतलब वो ज्यादा नहीं। शशका नहीं, जब शशका तक पूरा नहीं आपकी होता। नहीं, जब तक आपकी डांट ना सुने, कोई ऐसी चीज ना सुने, शटअप मतलब वो कॉल ना सुने, मजा इंटरेक्टिव नहीं आता सेशन सर। में ज्यादा बेहतर रहता है सर। नहीं वो प्लीज अगर इंटरेक्टिव आप सेशन भी मैं कर लूंगा, लेकिन असल में देखो पिछले कई दिनों से टाइम नहीं मैं निकाल सका था। मैं तो देखो आप लोगों को सब हर वक्त मैं हाजिर हूँ, कोई चीज समझ ना आए तो आप पूछ लो, मैं कर लूंगा डिस्कस, क्योंकि एक्चुअली वो चीजें आप लोग कई दफा कर चुके हैं। और मैं ये चाह रहा था कि वो चीजें कि जो नहीं डिस्कस हुई वो भी कर ले। ठीक है ना। अभी कितने दिन रह गए, वाइवा किस दिन है? सर 22 टॉक्स है सर। सर एक मुझे रिक्वेस्ट समझ करनी है आपसे। जी जी सर अगर हो सके तो एक जो एब्रीविएटेड जैसे हम एग्जामिनेशन करते हैं वहाँ पे, जिससे मतलब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से लेके आके जैसे करना चाहिए 3 से 5 मिनट में, वो अगर आप एक दफा करके वीडियो ये शेयर कर। अल्लाह का फजल है कि मैंने एग्जाम पास अब कर लिया है। अब मुझे एग्जामिनेशन करने की कभी जरूरत इस तरह नहीं पड़ती। ये आप लोगों को खुद भुगतना पड़ेगा, और इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्या मैं नहीं खत्म कर सकता 10 मिनट में, मैं नहीं खत्म कर सकता 10 मिनट में। मैंने ये इस पे लॉन्ग केस के ऊपर ना मैंने डिटेल से डिस्कशन की थी। मैं उसका आपको एक टिप बता रहा हूँ कि देखो अगर आप ये समझ रहे हो ना कि इस वक्त आपने कभी पेशेंट को एग्जामिन नहीं किया और अब आप एमबीबीएस लेवल का मेडिकल एग्जामिनेशन कर लोगे, तो ना तो उसकी जरूरत है, ना उसका फायदा है, ना आपको इस उलझन में पढ़ना चाहिए। ठीक है। आप अपनी तरतीब ये बना लो कि अपने हाथों में क्या देखना है, आपने आर्म में क्या देखना है, आपने फोर आर्म में क्या देखना है, आपने एक्जिला में जाना है, वहां से आप ऊपर नेक की तरफ चले जाओ। नेक से आप पेशेंट के जब फेस पे आए हैं तो उसी वक्त जो आपने फेस पे चीजें देखनी है आप फेस पे देख लें, एंड ट्राई टू बी नेचुरल। आप आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। वो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन शायद मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं और मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको एग्जामिन करके दिखा दूं। ठीक है। उसकी ग्रुप में एक ना मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें एग्जामिनेशन किसी बंदे ने किया हुआ है, उसकी वीडियोस सर मौजूद हैं। डॉक्टर लेकिन मैं ताहिर मोहम्मद अकबर के ग्रुप में ना बहुत अच्छे एग्जामिनेशंस 2017 या 16 में किसी डॉक्टर साहब ने किए हुए हैं वो वही और वो मैंने वीडियो है, शेयर मैं किए हुए वो हैं। बेटा हाँ जी वही वही घूमते जी फिरते आ सर। रही है। और ताहिर अकबर भाई का आपने हाँ नाम जी लिया है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें मैंने भी पार्टिसिपेट की हुई हैं। आप सब लोगों को हाँ ये जी बात शायद नहीं पता कि ये जो जूम का रजिस्टर्ड वर्जन है ये ताहिर भाई ने गिफ्ट किया था। ये एक्चुअली ताहिर भाई का है। ये जिस जूम के ऊपर हम मीटिंग कर रहे होते हैं ना, वरना मुझे पता ही नहीं था कि कोई जूम का रजिस्टर्ड वर्जन होता है। तो एक्चुअली ताहिर भाई ने ये गिफ्ट किया और ये उनका उनका मैं जूम अकाउंट यूज करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है। बाकी लोगों सर बाकी काइंडली चीजें कुछ मैंने की इसको हुई हैं, काइंडली कुछ शेयर ग्रुप कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं शेयर करूंगा। आगे पीछे जब शेयर करता हूँ उस वक्त आप लोग मसरूफ लोग होते हैं ना, बिजी रहते हैं, उस वक्त आप लोग सर देखते मैं नहीं है। लेकिन सर लेकिन ग्रुप सुने में मेरी नहीं बात, हूँ दरअसल मैं। मैं आपको गुजारिश ये करूंगा कि आप उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस अपना अपना एक रूटीन बना लें, वो सबसे बेस्ट होगा। किसी और को देख के आप परेशान होंगे सिर्फ। ठीक है। ये मेरा आपको मशवरा है। आपको मैं देखो इतनी आपको आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप एमबीबीएस लेवल का मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहेंगे या आपको जरूरत है, तो खुदा की कसम नहीं जरूरत। आपको क्या ख्याल है कि वहां पर वो हो भी नहीं सकता 3 से 5 वो मिनट हो में, भी नहीं होगा भी सकता। नहीं वो। वो आप उस चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन पे जो जो लोग फेल होते हैं ना, वो लोग आके उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। यार एक बंदे ने एफसीपीएस एनेस्थीसिया के वाइवे में एयरवे का एग्जामिनेशन वो करना भूल गया था, और उसको उन्होंने फेल नहीं किया क्योंकि उन्होंने उसकी गर्दन मरोड़ दी पकड़ के, उसको उन्होंने निचोड़ दिया पकड़ के वाइवे में, लेकिन उसको फेल नहीं किया इस बात से कि वो एयरवे का एग्जामिनेशन करना भूल गया था। तो ये ओवर स्टेटेड बात है। शायद 100 में से कोई 100% में से कोई 5% एग्जामिनर्स ऐसे होंगे जो आपको इस बात पे फेल कर दें कि जी आपने एग्जामिनेशन सही नहीं किया। इस बात पे कोई फेल नहीं करता, लोग आके गलत बातें बताते हैं। याद रखें, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तजुर्बेकार हूँ, मैंने 3 दफा वाइवा दिया है, इसलिए मुझसे मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई एक बात पे नहीं फेल करते। मैंने मैंने ये पहले भी बात शेयर की थी कि मैंने एसोफेजेक्टमी मैंने कभी नहीं कराई थी। मेरा पेशेंट था, प्रेग्नेंट पेशेंट थी विद सीए एसोफेगस फॉर एसोफेजेक्टमी, और मैंने उनको क्लियरली बता दिया था कि सर आई हैव नेवर डन दिस प्रोसीजर, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द अप्रोचेस।
क्योंकि मुझे ये बाद में पता चला है कि ये तो वन लंग वेंटिलेशन की भी इसमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि थोरेसिक अप्रोच भी होती है। मुझे उस वक्त नहीं पता था, एंड आई पास दैट पार्ट ऑफ एग्जाम, क्योंकि वो उन्होंने इस चीज पर फेल नहीं करना था। ठीक है, हाँ, वो अगर मुझे बता देते कि भाई इस पेशेंट को वन लंग वेंटिलेशन, तो वन लंग वेंटिलेशन मैंने उनको बता दिया। अगर उन्होंने मुझे कहा था और उसके बाद उन्होंने, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि उन्होंने वन लंग वेंटिलेशन का मुझसे पूछा था या नहीं पूछा था, लेकिन आप लोगों को वहां पर हवा ना बनाए। आपको पता है एग्जामिनर किस बात पे फेल करेगा? आप, सर्दी का मौसम है, आपने ठंडे ठंडे हाथ मरीज को लगा दिया और मरीज के मुंह से आ निकल गया, अब वो आपको कहेगा कि इसकी कम्युनिकेशन ही नहीं थी। आप जो है वो मरीज के साथ पोलाइट रहें, उसको बार बार उठाएं बिठाएं नहीं। आपने एग्जामिनेशन करना है ना, तो आपने इंस्पेक्शन करनी है, तो जो चीजें आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं वो आप एक ही दफा इंस्पेक्ट कर ले, चेस्ट को भी, एब्डोमेन को भी। और जब आप जो मैनुअर्स फ्रंट से करना चाह रहे हैं वो आप फ्रंट से परकशन भी कर लें, इंस्पेक्शन भी कर लें, ऑस्कल्टेशन भी कर लें। फ्रंट से एब्डोमेन थोरैक्स को एक तरफा में एग्जामिन कर लें, और जब बैक पे करें तो जो बैक से चीजें करनी है इंक्लूडिंग स्पाइन एवरीथिंग, आप बैक से कर लें। इसका सर पे हवा ना बनाए। अगर उसके अंदर इतनी बड़ी साइटिस भी है ना, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे फेल करेगा? नहीं। आपने ज्यादा से ज्यादा जो करने वाली चीजें, आप एब्डोमेन का एग्जामिनेशन, अगर आपको लगता है कि वो सिस्टम इसका इन्वॉल्व है ज्यादा, तो आप उस पर थोड़े से ज्यादा डिटेल से कर लेंगे। अदरवाइज जब आप हाथ पे हैं, तो हाथ पे क्या क्या चीजें नजर आती हैं आपसे? चलो मैं सवाल पूछता हूँ, हाथ में कौन कौन से साइंस आपको नजर आ जाएंगे? सर वही हम इसमें 5-6 क्लबिंग देख सकते हैं, क्लबिंग देख सकते हैं, साइनोसिस देख सकते हैं, पाल्मर एरिथमिया कार्डियोलेप्सी देख देख सकते हैं, सकते हैं, साइनोसिस, कैपिलरी पायराथीमिया रीफिल देख देख सकते सकते हैं। हैं, जनरल हाइजीन आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद आप पल्स पे आ गए, सर आपने एक साइड की डायबिटीज में है तो प्रेयर साइन देख सकते हैं। प्रेयर साइन, ठीक है ना, प्रेयर साइन देख लेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई कॉन्ट्रैक्चर्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक साइड की पल्स चेक की, दूसरी साइड पे हाथ रख लिया। देखो, सिर्फ आपने ड्रामा करना होता है वहां पर। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो एग्जामिनर्स को भी पता होता है कि ये अगला बंदा ड्रामा कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं पेशेंट को पता नहीं स्वेलिंग सी थी, मैंने उसकी पल्सेस नहीं चेक की थी, ठीक है। और मैंने वहां पर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे नहीं देख रहे, मैंने कहा सर मैंने चेक की थी, कुछ फीबल सी थी, ठीक है। हालांकि कोई मैं नॉलेज में कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था, एफसीपीएस मेरा उस वक्त पास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी हाजिर दिमागी से मैंने उनको टैकल कर लिया था, ठीक है। जैसे फीमेल पेशेंट थी ना, तो मैंने, मैडम गोहर अफशां थी मेरी एग्जामिनर, मैडम गोहर अफशां एक्सीलेंट एग्जामिनर, बट आप जिससे मर्जी पूछ लें कि आगा खान के जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो बिला वजह किसी को ना फेल करते हैं ना बिला वजह किसी को पास करते हैं। उनसे मैंने ये शुरू में बोला कि फीमेल पेशेंट थी, मैंने कहा मैडम आई वांट अ फीमेल अटेंडेंट, कैसे, यस आई एम द फीमेल अटेंडेंट, ठीक है। ये चीजें कुछ होती हैं जो हाजिर दिमागी की होती हैं। वहां पर लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमने पता नहीं, एब्डोमेन का है ना, आपने एक एब्डोमिनल गर्थ कर ली, आप एब्डोमिनल का आपने साइज कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने स्लो, आपने देखा, उससे पूछा कि भाई आपको कहीं पेट में दर्द तो नहीं हो रही, आपको कहीं छाती में कहीं पे आगे पीछे कहीं दर्द तो नहीं हो रही, जहां पे हाथ लगा, अच्छा अच्छा, कहीं मसला तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई भी मसला हो तो मुझे बता दे जाए। वो आपको इस बात पे आपको एग्जामिनेशन के नंबर पूरे मिल जाएंगे कि ही इज वेरी पोलाइट विद द पेशेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप छोटे बच्चों की तरह ना अपने आप को परेशान करें, ये कोई मसला नहीं है। अपनी अप्रोच पे फिक्र करें, अपनी अप्रोच इस चीज़ की कि वो 10 मिनट को आपने यूटिलाइज इसलिए नहीं करना कि आप उसका बड़ा खूबसूरत सा एग्जामिनेशन कर रहे हैं। आपने 10 मिनट पे ये यूटिलाइज करना है कि इसमें कोई पॉजिटिव साइंस अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप उसको अपनी हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करके ये बता दें कि भाई इस पेशेंट में एनेस्थीसिया देने में मुझे ये प्रॉब्लम होगी। ये एम होता है उस वक्त उस चीज का। लोग पता नहीं आगे क्या बताते हैं, मुझे याद है सर उधर लोग तो जाके इस अब वक्त, जी जी जी, सर उधर अब तो रियल पेशेंट तो है ही नहीं, सिमुलेटर है, तो फाइंडिंग तो कोई मिलनी नहीं। तो बस ठीक है। तो आपको जब पता है कि फाइंडिंग नहीं मिलनी, तो आपको किस बात की परेशानी है? आप सिर्फ ये बोलें इसमें ये फाइंडिंग मिल सकती है। वो आपसे ये पूछेंगे इन पेशेंट में क्या फाइंडिंग मिल सकती है, अगर रियल पेशेंट नहीं है तो, ठीक है। और ये अब पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए, आयरिश फेलोशिप के एग्जाम में उन्होंने खत्म, पहले पेशेंट होता था उन्होंने खत्म कर दिया। अब वहाँ पे यही चीजें जो एक्सट्रैक्ट करनी है वो उन्होंने आपको पेपर पे लिख के दे देते हैं कि इसके अंदर ये फाइंडिंग है। 4 डिजीजेज होती हैं, वो 4 या 5 प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लॉन्ग केस में। मेरा जो था उसको हाइपरटेंसिव डायबिटिक, morbidly obese, known case of von Willebrand disease, presented for laparoscopic hemicolectomy due to CA colon। बोलना शुरू हो जाए। ओए हो, ये सर किसका केस था?
जी जी जी, ये मेरा केस था सर अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें इसमें मैं फेल, आपको मैं ये बता रहा हूँ मैं फेल किस वजह से हुआ था। और आपको पता है मैं 20-25 मिनट के एग्जाम में मैं फेल होने का, मुझे एंड पे मुझे पता लग गया था आई एम फेल्ड, क्योंकि वॉन विलिब्रियन डिजीज के पेशेंट को मैंने जिक्र ही नहीं किया था हेमाटोलॉजिस्ट का। मैंने डेस्मोप्रेसिन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एग्जाम में जब मैं खत्म होने लगा ना, तो माई मोटी सी अम्मा थी, उन्होंने मुझसे, एग्जामिनर गोरी फॉरेन थी वो, उसने मुझे कहा कि वुड यू लाइक टू कंसल्ट अ हेमाटोलॉजिस्ट। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और दिल में सोचा हो गया वो फेल बेटा जी। तो पहली दफा मैं वहां पे भी फेल हो गया था। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहां पर एग्जाम के अंदर आपने अपने नर्व्स पे काबू रखना होता है। वहां पर कम बता के आप फेल नहीं होंगे, आप गलत बता के फेल होंगे, आप हवन्नक आंसर दे के फेल होंगे। हवन्नक आंसर देते हैं लोग। मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि वो एक दफा मैं वाइवा देने गया हूँ, तो वहां पे पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरी हंसी छूटने वाली थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था मैं पास नहीं हो सकता। वो आप कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट बने और आपका जो है ना एमएस के साथ आपकी मीटिंग हुई है, तो एमएस कह रहा है कि नया आईसीयू सेटअप करना है। तो आईसीयू के अंदर कितने बेड होते हैं, कितने बेड होने चाहिए, कितने सॉकेट होने चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। मुझे उसे मैंने कहा फेल हो गए 100%। ठीक है। तो मतलब कुछ चीजें इंसान को कमाल। कुछ, ये आईसीयू एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल था जो मुझे इस वक्त मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। अब ये आप लोगों को ये सर अगर आईसीयू, ये हमसे पूछ लेते हैं तो हम उनको फिर लेवल के हिसाब से बताएंगे। यार ये ना मुझे भूल जाता है हर दफा। पता नहीं कितने फॉर एवरी 100 बेड आपको एक आईसीयू का बेड चाहिए होता है, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है। ठीक है। ये ये आईसीयू एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, ये उसमें आईसीयू के फोल्डर में है, ट्यूटोरियल्स में है ये ये। हमें करना चाहिए सर। क्यों जी, आप लोगों के मतलब एफसीपीएस, आप लोग गायनी का एफसीपीएस देने जा रहे हैं, मैं भी एनेस्थीसिया का देकर आया था, आप भी एनेस्थीसिया का ही देने जाएंगे ना। तो अगर मेरे से पूछा था तो आपसे नहीं पूछ सकते। ठीक है। सर एक एक दिन छोटा सा रखें। सवाल है, जो आईसीयू डिजाइन हमने पढ़ा है उसमें तो जो डायमेंशंस लिखी हुई हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं भी 20 मीटर स्क्वायर का, ये आपने वहां पर 30 बेटा क्या मीटर। शहबाज शरीफ की तरह आपने 1 महीने के अंदर अंदर आईसीयू बना के उनको दिखाना है? ठीक है। नहीं है ना, आपने सिर्फ उनको बताना है। ठीक है। और इसके अंदर ठीक। बेसिकली वो सवाल सिर्फ ये नहीं थे, आईसीयू का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उन्होंने आउटरीच टीम के बारे में भी पूछा था, क्योंकि आईसीयू से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये 6-7 सवाल बनते हैं। एक आउटरीच टीम, एक सीआरआरटी, एक कोड ब्लू टीम, और उसके बाद फिर ये कि आपकी आईसीयू का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, बेड्स के दरमियान में फासला कितना होना चाहिए। जो लेवल 1 केयर होती है उसके अंदर, सॉरी लेवल 4 केयर जो होती है उसके अंदर आपको बेड टू बेड नर्सेज होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, वो तो मुझे याद नहीं है। कितने सॉकेट्स होने चाहिए। ठीक है। एयर की सप्लाई होनी चाहिए, और वो बहुत सारी चीज़ें मुझे तो इस वक्त ज़बानी याद नहीं है वो। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है। तो इंशाल्लाह जिंदगी बखैर। कल अच्छा देखें, एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो इस वक्त है, आप लोगों को किसी भी कोई क्वेश्चन समझ ना आए, आप डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट फील डोंट हेजिटेट टू ड्रॉप अ मैसेज। ठीक है। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बैठा हूँ। ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सर एक सवाल सर, ये सर एक फिजिक्स आपका कोई लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ यूट्यूब पे, और रिसेंट एडवांसेस का भी कोई नहीं पढ़ा हुआ, और रिसेंट ब्लॉक्स का एडवांसेस भी। क्या, मेरी बात सुनो। देखो फिजिक्स में आपको वैसे वर्बली बता रहा हूँ, क्योंकि शायद उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह नहीं बता सकता। लेकिन फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल आप याद रखें कि वो फिजिक्स बराए फिजिक्स नहीं होगी। ठीक है। आप एनेस्थीसिया मशीन पर नजर मारें, 5-6-7 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपको पता होना चाहिए स्केवेंजिंग क्या होती है, एक आपको पता होना चाहिए ह्यूमिडिफिकेशन क्या होती है। ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए वेपराइजर क्या होता है। एक आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन सेफ्टी शिफ्ट कैसे होती है ओआर में। ठीक है। और इसके साथ आप क्लिनिकल चीजों को कोरिलेट कर ले, जैसे स्केवेंजिंग है ना, तो स्केवेंजिंग के साथ जो क्लिनिकल कोरिलेशन बनती है ना, वो आपकी लो फ्लो एनेस्थीसिया और ओआर पोल्यूशन बनती है। ठीक है। जो वो आपसे हो सकता है वो इस तरह का सवाल पूछें कि जिसके अंदर लो फ्लो एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट, कि लो फ्लो एनेस्थीसिया क्या होता है, लो फ्लो के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि स्केवेंजिंग से रिलेटेड है ना वो, और उसके साथ ओआर पोल्यूशन। ये एक क्वेश्चन है जो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखो, बजाय इसके कि इस चीज को हवा बनाओगे फिजिक्स पता नहीं क्या है, तो वो फिजिक्स पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, वाकई पता नहीं क्या है। लेकिन अगर आप उसको कोरिलेट करोगे तो स्केवेंजिंग में क्या पूछेंगे, स्केवेंजिंग कैसे की जाती है, स्केवेंजिंग के पाइप कितने होते हैं, वो उसका बड़ा पाइप होता है। ठीक है।
और किस वक्त एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है। एक एक्टिव स्केवेंजिंग होती है, पैसिव स्केवेंजिंग होती है। उसके अंदर ओपन इंटरफेस एक होता है और एक क्लोज्ड इंटरफेस होता है, ठीक है? उसका पाइप का जो साइज़ होगा ना, वो नॉर्मल ब्रीथिंग सर्किट के पाइप से डिफरेंट साइज़ होगा। तो उसका मेरे ख्याल 30 का होता है, पता नहीं ब्रीथिंग का सर्किट का कितना होता है, ये मुझे भूल गया। एक आपने लगाना होगा एपीएल वाल्व के बाहर, एक आपने लगाना होगा वेंटिलेटर के बाहर। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको फिज़िक्स कैसे पढ़नी है, यही फिज़िक्स है। उसके अलावा जो इसी तरीके से आप कोरिलेट करेंगे ना, तो वेपोराइज़र के बारे में आ जाएगा। वेपोराइज़र के साथ आप इन्हेलेशनल इंडक्शन के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई वेपोराइज़र का इन्हेलेशनल इंडक्शन के साथ, फ्लो के साथ क्या रिलेशनशिप है? कौन से फैक्टर से जल्दी हो जाएगा? क्योंकि वो खाली वेपोराइज़र नहीं पूछेंगे वो आपसे। अगर वो वेपोराइज़र पूछेंगे तो उसके साथ ये सवाल पूछेंगे। ह्यूमिडिफिकेशन है, तो ह्यूमिडिफिकेशन के साथ आपसे वो हो सकता है कि जो हीट लॉस है उसके बारे में पूछ लें। इसी तरीके से फ्लो है, तो कौन सी चीज़ों से फ्लो टर्बुलेंट होता है, कौन सी चीज़ों से फ्लो लैमिनर होता है, ये आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। और जो अगर वो फ्लो में पूछना है तो वो रोटामीटर के बारे में पूछेंगे। अब मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन में तो रोटामीटर नहीं होता, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को तरतीब से छोटे-छोटे और टुकड़ों में करके वर्किंग प्रिंसिपल, हर जो आपको मैं हेडिंग बता रहा हूँ ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी ट्रबल शूटिंग क्या होती है, ठीक है? उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। अगर आप ये 3-4 सवालों के आंसर्स याद कर लें हर के अंदर, बजाय इसके ये कि टू मच डिटेल, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर है, एंड टाइडल CO2 है, ईसीजी है, और जो उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछ सकते हैं, लेज़र के बारे में पूछ सकते हैं, एमआरआई के बारे में पूछ सकते हैं। यही फिज़िक्स है। और फिज़िक्स में क्या पूछेंगे आप मुझे बताएँ? जो सिलेंडर्स है, सिलेंडर्स के रिमेनिंग वॉल्यूम कैसे निकालना है? ठीक है? सिलेंडर्स में रिमेनिंग वॉल्यूम कैसे निकालना है, वो बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, P1 V1 P2 V2। जो गैसेस ऐसी हैं जो लिक्विड और गैस दोनों में होती हैं, वो जब तक होंगी तो वो आपने उसको एवोगाड्रो साहब लॉस के ज़रिए करना है, और जब सिर्फ गैस रह जाएगी तो बॉयल्स लॉ लगाना है, ठीक है? क्रिटिकल टेम्परे इसके रेफरेंस से जो सिलेंडर जब पढ़ें, तो आपका सबका फिलिंग प्रेशर कितना होता है, कितना वॉल्यूम होता है, क्या उसके सेफ्टी मेजर्स होते हैं, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम है, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम है, ठीक है? सेंट्रल सप्लाई में तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन जितनी मेरी लिमिट की फिजिक्स है, वैसे कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं हम लोगों ने, ठीक है? वो वो मौजूद किस हैं। नाम से है सर रिकॉर्ड? यार फिजिक्स का नाम ही लिखूंगा ना मैं, नूरजहां थोड़ी लिखूंगा। दानियाल लोहानी साहब, एक तो आपका नाम इतना मजे का है, तो अब मैं वहां पे क्या लिखूंगा आपके ख्याल से? फिजिक्स इक्विपमेंट के नाम से ही है, ठीक है। ठीक है? मैं असल में सर्च कर रहा था, मुझे पता नहीं मिला। और देखो एक और बात, ये हंसते मुस्कुराते रहो, रिलैक्स रहो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो मैं उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी दुनिया ही रुक गई है। 1.5 साल मैंने बीटा ब्लॉकर खाए हैं, ये मैं बार बार लोगों को इसलिए बताता हमें हूँ। आजकल यही लगता है। नहीं ना समझो, ये नहीं होगा कि आप, मैं उस वक्त ये भी मुझे एक हेलुसिनेशन होती थी कि मैं सो के उठूं और मुझे एफसीपीएस मेरा पास हो गया हो। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, यकीन करो सच वाकया बता रहा हूँ कि मैं इम्तिहान जब मेरा पास हो गया था ना, तो एक दिन मैं बहुत गहरी नींद से मैं सो के उठा और मैंने किताब उठा के ना पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, मेरा तो एफसीपीएस पास हो चुका है। ये यकीन करो, ये डॉक्यूमेंटेड वाकया है, क्योंकि मैं 2-2.5 साल इतना जलील हुआ था, और मुझे नफरत हो गई थी एक किताब जिसको मैं आज तक गालियां देता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़े फेलियर का रीजन थी। क्योंकि आज कभी किसी ने मुझे इस तरह से मना नहीं किया कि यार वो किताब ना पढ़ो, क्योंकि उस किताब का ना कोई सर है ना कोई पैर है। रिटर्न तो निकल जाएगा, वाइवा कौन देगा? अब्बा जी देंगे जाके वाइवा, ठीक है? तो वाइवा भी आपको खुद देना पड़ता है। आप लोग रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। और एक दिन मैंने सोचा है कि पेन डिस्कस करेंगे, एक दिन आईसीयू डिस्कस करेंगे, और एक दिन फिजिक्स इक्विपमेंट करेंगे, ठीक है? मैं अगर मैं कल फ्री हुआ तो पाकिस्तान की इंशाल्लाह मैच की सक्सेस जो है वो हम डिस्कशंस करके एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ओके। और मैं थैंक इसी यू। फोरम पे आप लोगों को एक और गुजारिश करूंगा कि मैं थोड़ी सी मतलब जो है वो जो ये सारी चीज़ें करता हूँ, देखो मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। मुझे अप्रिसिएशन सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग इस चीज़ पैगाम को आगे पहुंचाएं, क्योंकि लोगों से बेहिसी ना करें। क्योंकि जो लोग आंसर ये देते हैं ना, मॉर्गन पढ़ लें, या वो आपको सिर्फ एक किताब का नाम बता देते हैं, दैट इज नॉट अ गाइडेंस। आप उनको बताएं कि भाई इसको पढ़ना किस तरह है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो एक बहुत हमारे मुल्क का एक जेम था जो अब इस वक्त मुल्क से बाहर ट्रक चला रहा है,
और वो बंदा इतना टैलेंटेड था कि उसको मुल्क ने ज़ाया किया, वो आशिर अजीम, ठीक है। तो आशिर अजीम की एक आशिर फिल्म अजीम। थी, आशिर अजीम की एक फिल्म थी जिसमें उसने मैसेज दिया था कि मैं आपसे कमिटमेंट ये चाहता हूँ कि आप जब दूसरा आपके पास कोई और आए ना तो आप उसकी उसी तरह हेल्प करें, इस तरह इस वक्त मेरी बीवी मुझे घूर रही है कि आप मेरा टाइम तुम पढ़ा के ज़ाया कर रहे हो। तो बेसिकली बात ये है कि आपको किसी मकसद के बगैर किसी दूसरे की हेल्प करने का जज्बा पैदा करना है। और वो चीज़ खुदा की कसम हमारे मुल्क का इस वक्त जो हाल है ना कि लोग एक दूसरे को कुत्ते की तरह नोच रहे हैं, वो इसी वजह से है कि हमारी सोसाइटी इतनी गिरावट का शिकार हो गई है कि अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका है और इंसान किसी को सलाम भी नहीं करता बगैर किसी मकसद के। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस बेहिस्सी को खत्म करें। जो अपने गर्दन में सरिये लगे हुए प्रोफेसर हैं उनकी तरह नहीं बनना आप लोगों ने। मैं नथिंग टेकिंग अवे, मगर एज अ फिनोमेना मैं उसके खिलाफ हूँ। सारे लोग एक जैसे नहीं है लेकिन मेजोरिटी ऐसे है। तो आप हर वो चीज के जिससे ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम आप लोगों को तकलीफ हुई है ना, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप दूसरों को उस चीज से बचाएं। ये अगर आप लोग करते हैं तो समझे कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। अगर आप लोगों ने भी वही करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर मेरी इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ यूज़लेस, क्योंकि इम्तिहान तो आप लोगों का पास हो ही जाना है इंशाल्लाह। इम्तिहान की फ़िक्र ना करें, ठीक है? ओके, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक यू योर सर, थैंक यू वेरी मच।